दिल्ली से मुंबई तक 2024 के चुनावी रण में आज भी कई दिग्गज नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें से कई युवा उम्मीदवार भी हैं जो आज अपना पर्चा भरेंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज भी पहली बार किस्मत आजमा रही हैं। बांसुरी स्वराज बीजेपी की दिवंगत कद्दावर महिला नेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं। इस बार बीजेपी ने नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज पर दांव खेला है। बांसुरी स्वराज ने नामांकन से पहले पूजा की, उसके बाद भव्य रोड शो पर निकल पड़ी। बांसुरी के रोड शो में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। उधर दक्षिण दिल्ली से पहली बार चुनावी रण में उतर रहे सही राम पहलवान ने भी भव्य रोड शो किया। सही राम के रोड शो में आतिशी समेत आपके कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सही राम जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। वहीं मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल नामांकन दाखिल करेंगे। पीयूष गोयल ने पर्चा भरने से पहले पूजा अर्चना की, फिर अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन के लिए निकल पड़े। तो देखिए ये 3 तस्वीरें चुनाव से जुड़ी हुई। नई दिल्ली में किस तरीके से चुनावी रोड शो किया गया है। बांसुरी स्वराज को आप देखेंगे रोड शो में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखेंगे आपके सही राम का शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ और इन सबके बीच में ये रोड शो। तीसरी तस्वीर पीयूष गोयल की है, आज अपना पर्चा भरेंगे, और इस तीसरी तस्वीर में आप उनको देख सकते हैं। बांसुरी स्वराज से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती से आपकी टक्कर है, मानती हैं? बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद केवल नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए फर्क नहीं पड़ता। आपकी मां ने भी कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, आपको लगता है लोग सोच रहे हैं कि वही एक बार इतिहास दोहराएगा? वही परिणाम इस बार भी आएगा। मां भी जीती थी, मैं भी जीतूंगी। अजब प्रचार के गजब तरीकों के बीच कभी नेताजी तो कभी समर्थक कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बस पूछिए ही मत। कभी नेताजी की जनता को लुभाने के लिए मंच पर महफिल सजा देते हैं, तो कई बार समर्थक नेताजी को हैरान कर देते हैं। ऐसी ही 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। काराकाट में भोजपुरी सुपरस्टार और नए नए नेता पवन कुमार रोड शो कर रहे थे। इसी बीच उनके साथ सेल्फी लेने नेताजी का मुरीद उनकी कार पर चढ़ गया, लेकिन सेल्फी लेते लेते जनाब नीचे आ गए और नेताजी की कार के शीशे को तोड़ बैठे। वहीं कोल्हापुर में महायुति के उम्मीदवार ने मंच पर गोविंदा का डांस कराकर मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश करते नजर आए। वहीं चंडीगढ़ में सुखना लेक के किनारे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मनीष तिवारी जनसंपर्क करते दिखे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के बर्धवान में बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष का अंदाज तो सबसे निराला दिखा, जहां दिलीप घोष लाठी लेकर चुनाव प्रचार पर निकले। इस दौरान वो घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए नजर आए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा का अनोखा चुनाव प्रचार। जब पब्लिक डिमांड पर हीरो नंबर 1 ने जमकर ठुमके लगाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी थी। और चलिए अब बात पहाड़ों की ठंडक के बीच चुनावी गर्मी की। इस वक्त हिमाचल के मंडी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। विक्रमादित्य कभी कंगना को पैराशूट उम्मीदवार बनाते हैं तो कभी उनके खान पान और जुबान पर सवाल उठाते हैं। वहीं कंगना भी उन्हें शहजादा बताकर तंज कसने से नहीं चूक रही हैं। कंगना की माने तो विक्रमादित्य को आम लोगों की परेशानी का तो पता ही नहीं है और वो लालच में चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनों की सेवा उन्हें राजनीति में लाई है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं दोनों नेता। हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है। आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये जरूर है, अगर मैं उसको
एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते। जैसे कि शहजादे हम देखते हैं, एक दिल्ली में है शहजादे, बहुत बड़े माता पिता की संतान, और फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक और बिगड़े हुए शहजादे, और हमारे हिमाचल में भी एक ऐसे शहजादे हमें देखने को मिलते हैं जो कि कभी अपने महलों से उतर के देखें तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और गरीब की क्या मजबूरियां होती हैं और क्या होता है अपने प्रदेश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति कोई स्नेह, कोई प्यार। आज मुझे कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई मीडिया की अटेंशन, कोई काम की कमी यहाँ खींच कर लेकर नहीं आई है। कोई बाप दादाओं की दी हुई पॉलिटिकल जागीर मुझे यहाँ खींच कर नहीं लाई है। देखिए, चुनाव में टिकट बांटना मेंढक तोलने से कम टेढ़ी चीज नहीं होती है। इसको टिकट दिया तो वो उछलकर दूसरी पार्टी की तरफ भागता है और उसको मनाए तो ये रूठ जाता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो टिकट मिलने के बाद हार के डर से पाला बदल लेते हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार इंदौर से हैं जिन्होंने पर्चा भरने और नामांकन की आखिरी तारीख निकल जाने के बाद धीरे से कांग्रेस छोड़ दी और धूम धड़ाके के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव के दौरान दुश्मन खेमे में जाकर बम्बार्टमेंट करना तो आम बात है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब पलीते में आग लगाकर बम को अपने ही घर पर फेंक दिया जाए। बम भी मेरा होगा, घर भी मेरा होगा और बम फेंकने वाला भी मेरा ही होगा। ऐसी ही कुछ मजेदार बमबाजी की है इंदौर से कल तक कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम ने। अरे चौकिए नहीं साहब, इनके नाम में ही बम लगा हुआ है। तो अक्षय कांति बम भाई अपनी ही पार्टी पर ऐसा कहर बनकर फूटे कि पूछिए मत। बस यूं समझ लीजिए कि नाखुदा बनकर कांग्रेस की नाव को बीच मझधार में ले गए और वहां पतवार लेकर भगवा नाव में सवार हो गए। कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों किया बम भाई आपने, जरा ये भी तो बता दीजिए। राष्ट्रहित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। अभी भी और बाकी है क्या? अरे अक्षय कांति बम साहब, जितना गिना गए उतना काफी नहीं है क्या? लेकिन जरा ये बताइए कि बीती रात किसी बोधिसत्व वृक्ष के नीचे सो गए थे क्या, जो रातों रात इतना ज्ञान हो गया? क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं है कि जब आप कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इंदौर से पर्चा भर रहे थे तब आपको ये बुद्धत्व मिला रहा होगा। खैर, अक्षय कांति बम जब भगवा ज्ञान का प्रकाश चहुओर फैला रहे थे, उस दौरान बगल में बैठे कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा प्रदीप्त हो गया और मारे आह्लाद के उन्होंने इंदौर के अखाड़े में अक्षय कांति के हाथों चित हो चुकी कांग्रेस को दो हूड़ा और लगा दिया। ऐसी कांग्रेस जिसके नेता बाबर की समाधि पर तो जा सकते पर भगवान राम के मंदिर में जाने से उनको परहेज। ऐसे नेताओं की कांग्रेस से आजकल लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और जैसा अक्षय जी ने कहा कि वो सनातन परंपरा सुरक्षित रहे, कायम रहे,
इसलिए आज वे हमारे परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में सनातन परंपरा की रक्षा की चिंता की, तो गुजरात के पाटन में राहुल गांधी ने अलग ही तराना छेड़ दिया। पाटन की रैली में राहुल के मन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति सहसा सहानुभूति का ज्वार भाटा आ गया। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी। बताइए भला, ये भी कोई बात हुई? और राहुल गांधी ये कैसे बर्दाश्त कर लें? दुनिया जानती है कि आदिवासी समाज के प्रति उनके मन में शुरू से ही कितना गहरा सम्मान रहा है। बस आप यूं समझ लीजिए कि आदिवासी समाज के लिए इस बंदे ने अपना पूरा जीवन ही होम कर दिया है। खैर, राहुल को जो दुख है सो तो है, लेकिन बिहार के काराकाट से बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। पवन सिंह अपनी लग्जरी गाड़ी रेंज रोवर पर सवार होकर रोड शो कर रहे थे। ऐसे में एक अति उत्साही समर्थक गाड़ी की कीमत की परवाह किए बगैर उस पर चढ़ गया और सेल्फी के चक्कर में अगला शीशा ही चटका दिया। अब बेचारे पवन सिंह मन महसूस कर रह गए। ये तो चुनाव है, इसलिए मन महसूस कर ही रह गए, नहीं तो उतार देते भूत तुम्हारी सेल्फी का। खैर, पब्लिक है तो सब चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं अमेठी में नामांकन के बाद बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने जीत के लिए अपनी तैयारियां और तेज कर दी। सिटिंग सांसद होने के बावजूद स्मृति चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने कार्यालय में किए गए काम को गिनाकर और विपक्ष की गलतियां दिखाकर वो जनता के दिल में उतरने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एक बार फिर अमेठी सीट जीतने को लेकर जानिए क्या स्मृति ईरानी के हैं खास जतन, इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज तीसरी बार अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज जिस तरीके से नामांकन किया, पूरी तैयारी और एकदम भारी उत्साह के साथ आज भाजपा के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हुए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, उनसे जान लेंगे कि जिस तरीके से आज नामांकन हुआ, कहा जाए तो चुनाव का पहला चरण आज हो गया, आगे की क्या तैयारी है, जनता में क्या क्या लेके जा रहे हैं? देखिए, 5 साल और जिसमें 2 साल कोरोना के रहे, हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 1,14,000 यहाँ घर बनते देखे। हमने 4 लाख परिवारों को पहली बार शौचालय प्राप्त करके देखा। 3,50,000 परिवारों को पहली बार नल से अब जल मिल रहा है। 1.5 लाख परिवारों में कभी विद्युत नहीं थी, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो भी सुनिश्चित हुई है। 2,20,000 परिवार हैं जिनको अब सिलेंडर मिलता है और 19 लाख लोग हैं जिनको मुफ्त का राशन मिलता है अमेठी में। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो 262 गांव है जिसमें पहली बार पक्की सड़क बनी है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सीएमओ का दफ्तर बन रहा है, कलेक्ट्रेट बन रहा है, सर्किट हाउस यहाँ पे बनने की तैयारी हो रही है, न्यायालय बन रहा है, साथ ही फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है। डायलिसिस सेंटर बन चुका है, ब्लड बैंक बनने के लिए हम लोग सब प्रयत्नशील हैं। ट्रॉमा सेंटर जगदीशपुर में आप देख चुके हैं, पहली बार अमेठी एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। तो ऐसे कई पहले जो काम नहीं हुए थे वो हम कर पाए हैं और इसलिए आज आपने वो जो उमड़ी भीड़ है उसने संकेत दिया है किस प्रकार से जनता नरेंद्र मोदी के कार्यों को सराहते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएगी और कमल का बटन ही 20 मई को अमेठी में दबाएगी। जिस तरीके से बहुत से काम को बताया आपने कि ट्रॉमा सेंटर मिला है, मेडिकल कॉलेज मिला, ऐसा कोई एक रोड मैप, ऐसा कोई बड़ा काम जो आपने सोचा हो जीतने के बाद, क्या प्राथमिकता? इस बार मैंने हर ग्राम पंचायत में जाकर एक ही चर्चा की कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हमने कई यहाँ पर बनाए हैं। सैनिक स्कूल पहले नहीं था, वो बना है, केंद्रीय विद्यालय नहीं था, वो बन चुका है। ग्रामीण अंचल में भी मैं शायद ही उन कम सांसदों में से हूँ जिसने गांव में खड़े होकर नालियां भी साफ कराई हैं।
तो चाहे नाली का काम हो, खड़ंजे का हो, या किसी धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार हो, या फिर कहीं इंटर कॉलेज बनवाना हो, ग्रामवार ब्लॉकवार कामों को हमने सुनिश्चित किया है। एक व्यापक दृष्टि से अगर आप पूछे तो नरेंद्र भाई ने कहा 3 करोड़ लखपति दीदी उनका बनाने का संकल्प है, जिसमें से 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। मेरा संकल्प है कि अमेठी में अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने 13,000 लखपति दीदी बनाई है। हम आने वाले 5 साल में 50,000 लखपति दीदी अमेठी में बनाएंगे। जी, अमेठी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगातार चर्चा काफी चल रही है। प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन होगा, वो बची हुई है, सिर्फ कयास लगाई जा रही है। फिर चर्चा हुई कि कल परसों में घोषणा होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही थे। तो क्या लग रहा है कौन हो सकता है प्रत्याशी? ये कांग्रेस का विषय मेरा विषय नहीं है। एक प्रत्याशी को लेकर अगर बाकी परिवार आते हैं, क्या मतलब क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है कि सांसद की स्मृति ईरानी के चेहरे से डर रहे हैं या भाग रहे हैं या फिर उतारने में? मैं नहीं कहूँगी हम मोदी की गारंटी लेकर अमेठी की धरा पर लड़ रहे हैं। अमेठी में जब जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उनको निश्चित रूप से एक जवाब देना पड़ेगा कि 15 साल लापता सांसद की परिवार में सत्ता थी केंद्र में, तभी सारे काम क्यों नहीं हुए। ऐसा क्यों है कि 4 लाख परिवारों में अमेठी में टॉयलेट नहीं था। प्रति परिवार अगर आप 4 लोग भी देखें तो इसका मतलब 4 लाख परिवार मतलब 16 लाख लोगों के पास अमेठी में टॉयलेट नहीं था। ये क्या कोई सोच सकता है कांग्रेस के गढ़ के बारे में? तो इसीलिए हम अपने 5 साल के काम और उनके 15 साल के अगर वो एक भी काम गिनवाना शुरू करें तो इसी के बीच में मुझे लगता है ये चुनाव कंपैरिजन का, एक नामदार का गायब होना और कामदार का काम। एक आखिरी सवाल लेंगे। अमेठी लोकसभा सीट है और इंडिया अलायंस गठबंधन भी है। कल बसपा ने भी यहाँ प्रत्याशी उतार दिया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन है और लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक भाजपा में शामिल लगभग हो ही गए हैं। तो क्या लग रहा है कि गठबंधन कुछ असर होगा? मैं इतना ही कहूँगी कि यहाँ पर जितने भी राम भक्त हैं वो राष्ट्रद्रोहियों के साथ नहीं हो सकते, वो राम भक्तों के साथ ही होंगे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के माढ़ा, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर निशाना भी साधा। जो कांग्रेस 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय। लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए, ये आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।